हेलो स्टूडेंट्स, मैं नासिर अहमद आप सभी का टॉपर्स हब में दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि हम जब अंग्रेजी सीखते हैं तो हमने कई बार कई जगह कितने इंस्टीट्यूट्स में ज्वाइन किया, लेकिन उसके बावजूद भी हमें कुछ कमी नज़र आती है और हम इंग्लिश को ढंग से नहीं सीख पाते। उसके न आने का जो एक रीज़न है, रीज़न बहुत हो जाते हैं, लेकिन उनमें जो एक सबसे बड़ा रीज़न है वो ये कि हम इंग्लिश को साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से नहीं देखते। अब इंग्लिश को सीखने का वैज्ञानिक तरीका है क्या? मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये, जिस तरह से दिन होता है, रात होती है और दिन होता है, रात होती है, तो इसके पीछे का क्या कारण है? तो इसके पीछे का कारण अगर हम साइंटिफिकली समझ लें तो हम ये समझ पाएंगे कि किसी जगह पर तो इस दुनिया में दिन होता है, किसी जगह पर इस दुनिया में रात होती है, एक ही समय पर। तो इसका रीज़न क्या है? इसी तरह जैसे हम मैथ्स करते हैं तो हम 2 और 2 4 ही करते हैं, 3 या 9 ही करते हैं, तो एक पर्टिकुलर रिजल्ट आता है। तो वो जो पर्टिकुलर रिजल्ट आता है उसके पीछे कुछ ना कुछ तो लॉजिक, कुछ ना कुछ तो कारण होता है। यही लॉजिक, यही कारण जो हम साइंस में या मैथ में ढूंढते हैं, वही लॉजिक, वही कारण इंग्लिश को सीखते समय भी हमें समझना है। हम सिर्फ याद करते हैं कि यस्टरडे आ जाए तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दो, टुमारो आ जाए तो फ्यूचर इंडेफिनिट लगा दो। इस तरीके से अंग्रेजी याद नहीं की जाती। इंग्लिश को सीखने के लिए पहले इसके बेसिक्स को समझना जरूरी है, जो मैं अब शुरू कर रहा हूं। तो अब हम जो शुरू कर रहे हैं इंग्लिश का बेसिक्स, फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश। तो देखिए अगला। तो आपके सामने अभी जो स्क्रीन है आप देख पा रहे हैं कि फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश आपके सामने आ गया। तो यहां से हम शुरू करते हैं अपनी कार्यवाही। देखिए, अगर मैं इंग्लिश के फंडामेंटल की बात करूं तो इंग्लिश शुरू कहां से हुई? अगर हम बात करें तो ए टू जेड। लेकिन अगर इससे पहले बोले ना तो ए टू जेड से पहले भी कुछ है, सिलेबल्स है, इंटोनेशंस है, लेकिन अभी हम उनकी बात नहीं करेंगे। अभी हम बात करते हैं बिल्कुल एबीसीडी से। जब आप स्कूल गए थे तो सबसे पहले तो एबीसीडी ही सीखा होगा, उससे उससे पहले तो कुछ नहीं सिखाया होगा, उसके बाद ही शुरू करा। तो हम भी एबीसीडी से ही शुरू कर लेते हैं भाई। लेट्स सी कि एबीसीडी से ही शुरू करेंगे और बात कहां तक, मेंस लेवल तक जाएगी। लेकिन शुरुआत तो करनी पड़ेगी। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, अगर आप मेरी बात को समझ पाए तो। अगर आपको मिठाई की शॉप खोलनी है, आपको मिठाई बेचनी है, तो आप सबसे पहले मिठाई मिठाई खरीद के नहीं लाएंगे। पहले आप शोरूम बनाएंगे। सबसे पहले आप शोरूम बनाएंगे, उसके बाद आप मिठाई खरीद कर लाएंगे। क्यों? क्योंकि कूड़े पर रखकर मिठाई नहीं बेची जाती। बॉस, मैं डायरेक्ट आपको ब्लैंक एरर सेंटेंस इंप्रूवमेंट दे दूं, ट्रांसलेशन दे दूं, तो आपको पल्ले ही नहीं पड़ेगा कि सर क्या बोलते जा रहे हो आप। तो उसके लिए आपको एक बेसिक्स की ज़रूरत है। जिस तरह मिठाई को बेचने के लिए पहले उसे रखने के लिए एक शोरूम की ज़रूरत होती है, उसी तरह आपको ट्रांसलेशन, सेंटेंस अरेंजमेंट, क्लोज टेस्ट, ब्लैंक्स एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ग्रामर, इन सबको समझने के लिए एक बेसिक्स की ज़रूरत है। बेसिक्स एक ऐसी नींव है, ऐसे मानो कि जैसे हम मकान बनाते हैं तो मकान जितना भी ऊंचा बनाए, जितना मजबूत बनाए, तो उसकी मजबूती और उसकी ऊंचाई डिपेंड करती है उसकी नींव पर। तो मैं वही नींव रखने जा रहा हूं। तो इंग्लिश के अंदर सबसे पहले क्या आया? सबसे पहले हम बात करते हैं ए टू जेड। इस ए टू जेड को हम क्या कह देते हैं? इनको हम लेटर्स भी कह देते हैं और इनको हम अल्फाबेट भी कह देते हैं। इनको हम लेटर्स भी कह देते हैं, इनको हम अल्फाबेट भी कह देते हैं। तो टोटल ये कितने हैं ए टू जेड? अगर आप ध्यान दें तो गिने इनको, ए टू जेड अगर गिने तो ये टोटल 26 है। तो टोटल 26 हमारे अल्फाबेट है, जिसके अंदर हम 5 वोवेल्स ले लेते हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स। 5 वोवेल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट्स। तो वोवेल्स 5 है और 21 कॉन्सोनेंट्स। वोवेल्स कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। और इनको छोड़कर एक्सेप्ट एक्सेप्ट वोवेल्स, वोवेल्स को छोड़कर बाकी जो भी होते हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं।
बाकी अगर हिंदी की बात करें तो वोवेल्स को हम स्वर कह देते हैं और कॉन्सोनेंट्स को हम व्यंजन कह देते हैं। तो देखो कितनी छोटी सी बात करी मैंने। आप बोलोगे सर जी कॉम्पिटिटिव लेवल की बात करने जा रहे हैं आप, तो एबीसीडी सिखाने बैठ गए आप तो दोस्तों मैं क्या बताता हूं, एक हवाई जहाज भी अगर आसमान में उड़ता है तो सबसे पहले वो जमीन पर ही दौड़ता है। 2-3 किलोमीटर का तो वो रनवे पर ही दौड़ता है। तो यही बात, अभी जो हमारा एरोप्लेन उड़ने वाला है ना, वो अभी जमीन पर है। इट विल टेक सम टाइम। देखो अब आप बात आती है कि अगर आपको इतना समझ में आ गया कि भाई वोवेल्स क्या होते हैं और कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई है ना, तो अब मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देता हूं, जो कॉन्सेप्ट सिर्फ इसी के जरिए समझ में आएगा। क्या? देखें, मैंने लिखा THE। बेटा अब आप मुझे बताओ, आप इसे द पढ़ेंगे, मतलब आप इसे द प्रोनाउंस करेंगे या आप इसे दी प्रोनाउंस करेंगे? प्रोनाउंसिएशन। नाउ लेट मी नो द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड THE। इसे द पढ़ेंगे या दी पढ़ेंगे? अब बहुत से बोलेंगे जी कुछ भी पढ़ दो, या बहुत से बोलेंगे द पढ़ दो या दी पढ़ दो, लेकिन कुछ ऐसे भी बोल सकते हैं कि जिन्हें कॉन्सेप्ट पता है, द तब पढ़ते हैं, THE को द तब पढ़ते हैं जब इसके बाद आने वाला वर्ड वो कॉन्सोनेंट साउंडिंग वर्ड हो। अगर कॉन्सोनेंट साउंडिंग वर्ड हो तब हम इसे द पढ़ते हैं, और इसके THE इसके बाद आने वाला वर्ड अगर वोवेल साउंडिंग वर्ड हो तब हम इसे दी पढ़ते हैं, अगर वोवेल साउंडिंग वर्ड हो। कैसे? अब देखो हमने यहां पे लिखा इन डैश मॉर्निंग। अब इसे द पढ़े या दी, अभी समझाते हैं। फिर हमने लिखा एक और इन डैश इवनिंग। तो अब क्या लिखें, अब इसे क्या पढ़ें? इसे अब द पढ़ें या दी? इसे द पढ़ें या दी? तो डिपेंड करता है कि इसके बाद जो वर्ड आया है वो वोवेल साउंडिंग वर्ड है या कॉन्सोनेंट साउंडिंग। तो मॉर्निंग अगर आप समझ पा रहे हैं बेटा जी, तो ये जो मॉर्निंग है ये M से शुरू हुआ, तो ये तो कॉन्सोनेंट साउंडिंग वर्ड हुआ, सॉरी हाँ कॉन्सोनेंट साउंडिंग। और जो ये इवनिंग आप पढ़ रहे हैं ये ई से शुरू हुआ, तो ये क्या हुआ? ये हमारा वोवेल साउंडिंग वर्ड हुआ। तो अगर ये कॉन्सोनेंट साउंडिंग वर्ड है तो हम इसे यहाँ पर द प्रोनाउंस करेंगे, और यहाँ पर ये वोवेल साउंडिंग वर्ड है तो इसलिए हम इसे यहाँ पर दी प्रोनाउंस करेंगे। तो देखो समझो, अगर हमने सिर्फ ABCD सीखकर वोवेल और कॉन्सोनेंट समझे, हमने वोवेल और कॉन्सोनेंट्स अगर हमने समझे, तो हमें यह समझ में आ गया कि किसी भी THE वर्ड को किस सिचुएशन में द पढ़ना है, किस सिचुएशन में दी पढ़ना है। तो देख रहे हैं वैल्यू। अब इसकी वैल्यू एक और समझाता हूं। जैसे आपने ये भी पढ़ा होगा ए और एन कहां लगेगा, ये मैं ओरली बता देता हूं। ए और एन कहां लगेगा? अगर वोवेल साउंडिंग वर्ड होता है तो उसके साथ एन लगाते हैं, जैसे एन अम्ब्रेला। और अगर कॉन्सोनेंट साउंडिंग वर्ड होता है तो उसके साथ हम ए लगाते हैं, जैसे ए बैट। तो ये देखो, ये छोटा सा पॉइंट कितने बड़े एरर्स या कितने बड़े पॉइंट्स को, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर रहा है। तो किसी भी चीज को छोटा ना समझे। तो मैंने शुरुआत कहां से करी? ABCD से। तो इसको छोटा ना समझे। जैसा मैंने बताया कि हमें उड़ना है ऊपर, तो अभी हमारा एरोप्लेन रनवे पर है, 2-3 किलोमीटर तो पहले यहीं पर ही जमीन पर ही उड़ान भरेगा। ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, उम्मीद करता हूं। अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम आगे बढ़े तो देखिए बेटा, हमने देखा अभी वोवेल और कॉन्सोनेंट्स की A to Z जो हमारे ये लेटर्स या अल्फाबेट होते हैं, इनको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक वोवेल्स में और एक कॉन्सोनेंट्स में। ठीक है, अब अगर वोवेल्स की बात करें और कॉन्सोनेंट्स की बात करें तो A to Z ये टोटल हुए ये लेटर्स। तो कहता है कि अगर एक ग्रुप बन जाए, एक लेटर्स का ग्रुप, जैसे हमने लिख दिया कैट, हमने लिख दिया बैट, हमने लिख दिया मैट, कुछ भी लिख दो, शब्दों का समूह हमने लिख दिया, सॉरी लेटर्स का ग्रुप। लेटर्स को वैसे अगर मैं बात कहूं तो इसको हम वर्ण कह देते हैं। तो ये वर्णों का समूह है। तो आप देख रहे हैं
तो ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है, ये भी एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है। किस चीज का? ये एक लेटर्स का ग्रुप है। कहता है जब लेटर्स से, अब लेटर्स से क्या बना? लेटर्स से बना अब वर्ड। तो वर्ड क्या होता है? तो कहता है ग्रुप ऑफ लेटर्स, कि जब लेटर्स के ग्रुप को लिखते हैं तो वो वर्ड होता है, लेकिन उसका सेंस आना चाहिए। जैसे अब कैट को अब TAC नहीं लिख सकते, कोई सेंस ही नहीं है, सेंसलेस है। अगर जैसे हमने मोबाइल लिखा, अगर मैं इन वर्ड्स की सीक्वेंस को आगे पीछे कर दूं कि भाई BI मो के LE, कोई सेंस है कि मोबाइल में भी यही लेटर्स यूज हुए हैं और यहां पर भी हम मोबाइल को ऐसे लिख पा रहे हैं। अगर हम मोबाइल की स्पेलिंग देखें कि MOBILE, तो इन सब का मीनिंग है, लेकिन इनका मीनिंग, इसका मीनिंग नहीं है। तो कहता है लेटर्स का ग्रुप जिनका कोई सेंस निकलता है तो वो वर्ड होंगे, जिनका सेंस नहीं निकलता तो वर्ड नहीं होंगे। तो लेटर से क्या बना? वर्ड बना। अब इसके लिए मैं एक छोटी सी डेफिनेशन और देता हूं कि लेटर्स का ग्रुप ही शब्द नहीं होता। हमारे दो लेटर्स ऐसे हैं कि हम आई एंड, अगर आई की बात करें और एक लेटर हमारा और है, एक तो आई और एक ए, एक तो आई और एक ए, ये दो लेटर्स ऐसे हैं। जैसे आई का मतलब क्या हुआ? मैं, और ए का मतलब क्या हुआ? हम जनरली तो एक ले लेते हैं, वरना तो ए के भी कई मीनिंग होते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, मैंने लिखा बर्ड्स ऑफ ए feather flock together, birds of a feather flock together। अब यहां पर आप ए का क्या मीनिंग लेंगे? यहां पर ए का क्या मीनिंग लेंगे कि वह पक्षी जिनके पंख एक होते हैं वो इकट्ठे उड़ते हैं, इकट्ठे साथ रहते हैं। तो यहां पे ए का मतलब एक नहीं, यहां पर ए का मतलब है सेम, यहां पर ए का मतलब है अलाइक, यहां पर ए का मतलब है एक जैसा। तो वैसे ए के 13 मीनिंग्स होते हैं। जब हम आर्टिकल करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि ए के 13 मीनिंग्स कौन से होते हैं। तो अब मैं क्या कहना चाहता हूं, हम थे अभी वर्ड पर। कहता है कि ये जो एक सिंगल लेटर है इसका अपना मीनिंग है, ये जो सिंगल लेटर है इसका अपना मीनिंग है। तो क्या कहता है, अगर कोई लेटर कोई पर्टिकुलर मीनिंग कन्वे करता है तो वो लेटर भी वर्ड बन जाता है। तो पॉइंट इज, ये लेटर्स भी हैं और ये वर्ड भी, ये लेटर्स भी हैं और ये वर्ड भी हैं। तो आप कहेंगे कि इसके अलावा भी कुछ और हो सकते हैं, तो फिलहाल A to Z में तो यही है। बाकी आप K लिख लो, क्या K का कोई मीनिंग है? आप N लिख लो, क्या N का कोई मीनिंग है? आप O लिख लो, क्या O का कोई मीनिंग है? नॉट एट ऑल। तो फिर क्या इनका कोई मीनिंग नहीं है? अगर इनका कोई मीनिंग नहीं है तो ये सिर्फ लेटर्स हैं, ये सिर्फ लेटर्स हैं, ये वर्ड नहीं है। लेकिन A एंड I जो है वर्ड के साथ साथ लेटर्स भी हैं या लेटर्स के साथ साथ वर्ड भी है। क्लियर हुआ कि नहीं? समझ में आ गया होगा आपको? ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। तो हमने सीखा लेटर्स से वर्ड बनाना, हमने सीखा लेटर्स से वर्ड बनाना। अब हम आगे बढ़ते हैं कि वर्ड से क्या बनता है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि वर्ड से क्या बनेगा। देखें, तो दोस्तों लेटर्स A to Z से पहले हमने वर्ड बनाना सीखा। अब कहता है अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स आ जाए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, हमने एक सेंटेंस लिखा कि राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय। अगर आप समझ पा रहे हैं तो राम एक, ये अपने आप में एक वर्ड है कि ग्रुप ऑफ लेटर्स है, ये एक वर्ड है। एक अपना मीनिंग होता है, अभी बता रहे थे। तो ये लेटर भी है, ये वर्ड भी है। गुड, ये ग्रुप ऑफ लेटर्स है, ये भी वर्ड है, और ये ग्रुप ऑफ लेटर्स है, ये भी वर्ड है। तो अब क्या कहता है, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका मीनिंग आए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका अपना मीनिंग आता है, तो वो क्या कहलाता है? सेंटेंस। फिर समझ लो, पहले हमने लेटर्स सीखा, बिल्कुल शुरुआत यहां से करी। कह रहे लेटर्स का जब ग्रुप बनता है तो वो वर्ड बनता है, लेकिन मीनिंग आना चाहिए। ऐसे ही जब ग्रुप ऑफ वर्ड बनता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स इकट्ठे आते हैं तो वो सेंटेंस को जन्म देते हैं। और जब सेंटेंस को जन्म देते हैं तो सिर्फ शब्दों का समूह ही नहीं, उसका मीनिंग, उसका सेंस भी आना जरूरी है कि क्या हम इन्हीं शब्दों को कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि गुड
इज ए राम बॉय। तो ये भी तो यही वर्ड्स है, हमने आगे पीछे लिख दिया। तो सिर्फ शब्दों का समूह होना सेंटेंस नहीं होगा। शब्दों का समूह हो और उसका मीनिंग हो, एक सेंसिबल मीनिंग हो। इसका मीनिंग है, इसका मीनिंग नहीं है, इसलिए ये सेंटेंस है और ये सेंटेंस नहीं है। तो शब्दों का समूह होना सेंटेंस को नहीं बताता, सेंटेंस को बताता है कि शब्दों का जो समूह है उसका मीनिंग भी है। अब इस बात को मैं और थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। अब मैंने एक वर्ड लिखा, जैसे लिखा मैंने एक वर्ड गो, मैंने लिखा कम, मैंने लिखा सिट। अब मैंने ये वर्ड्स लिखे। तो अगर मैंने ये वर्ड्स लिखे तो अब ये वर्ड है या सेंटेंस है? तो दोस्तों जो मैंने भी वर्ड लिखे हैं ये वर्ड भी है, ये सेंटेंस भी है। कैसे? कहता है सेंटेंस जिसका अपना मैसेज निकले। अगर कोई मेरे सामने खड़ा हुआ है और दूर है, मैं उसे कहता हूं कम, तो मेरे पास आ जाएगा। कोई मेरे पास है, मैं कहता हूं गो, तो वो चला जाएगा। तो मीन्स मैसेज तो पूरा पूरा कन्वे हो रहा है ना। तो क्या कहता है कि अगर जब कोई वर्ड कंप्लीट मीनिंग दे, जो एक रिक्वेस्ट एडवाइस ऑर्डर को कन्वे करे, तो ये जो है वो वर्ड के साथ साथ एक सेंटेंस भी हो सकते हैं। तो आप बोलोगे कि सर जी फिर क्या ये मोबाइल जो है, क्या ये भी वर्ड के साथ एक सेंटेंस है? नहीं, मोबाइल सिर्फ एक वर्ड है, ये सेंटेंस नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मैंने जैसे बोला कम, अगर किसी को देखकर मैं कहता हूं कम तो वो आ जाएगा, किसी को देखकर कहता हूं गो कि वो चला जाएगा। मीनिंग समझ में आ रहा है उसे, मेरा मैसेज कन्वे हो रहा है उसे। लेकिन अगर कोई मेरे सामने खड़ा है, मैं उससे कहता हूं मोबाइल, मैं कहता हूं उससे मोबाइल, तो वो क्या कहेगा? भाई क्या करूं, मोबाइल निकालूं, फेंक दूं, तोड़ दूं, या मोबाइल से कॉल करूं, ठीक करूं, खराब करूं? क्या मैसेज जा रहा है? नो मैसेज एट ऑल। तो ये क्या है? ये ग्रुप ऑफ लेटर्स है, ये सिर्फ एक ग्रुप ऑफ लेटर्स है। तो ग्रुप ऑफ लेटर्स वर्ड बना। लेकिन अब ये ग्रुप ऑफ लेटर्स है, इसलिए ये वर्ड तो बना ही बना, लेकिन ये मैसेज भी तो कन्वे कर रहा है, ये मैसेज भी कन्वे कर रहा है, इसलिए ये सेंटेंस भी है। तो एक वर्ड जब मैसेज कन्वे करता है तब वो एक सेंटेंस का भी रूप ले सकता है। बाय द वे, ये जो वर्ड्स हैं ये इंपेरेटिव सेंटेंस को शो कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम अभी इंपेरेटिव सेंटेंस भी करेंगे, इसी क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आपको इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में थोड़ी सी जानकारी और दूंगा। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो जो मैंने नोट्स दिए हैं इनको पढ़ना, इन नोट्स के अंदर इन्हीं सब चीजों को डिटेल में डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब हमने जब लिखा कि हमने एक सेंटेंस लिखा राम इज ए गुड बॉय, तो हम क्या बात कर रहे हैं कि भाई पहले सेंटेंस की क्या करा, अब हमने सेंटेंस। तो अब थोड़ा सा सेंटेंस को आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा सेंटेंस के अंदर ही थोड़ी सी चीजें और करते हैं। देखिए कहता है, फिर देखिए मैं फिर दोबारा बताता हूं। पहले लिया हमने ए टू जेड, मतलब पहले लेटर्स लिए। अब लेटर्स से क्या बना? लेटर से वर्ड बना, वर्ड से बना क्या? सेंटेंस। अब सेंटेंस पे अगर आते हैं तो बेटा अगर आप कोई भी सेंटेंस क्रिएट कर रहे हैं, तो दुनिया का ऐसा कोई सेंटेंस नहीं है कि जिसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब न हो। कि अगर आपको सेंटेंस बनाना है तो उसकी सबसे छोटी इकाई है कि सब्जेक्ट के साथ एक वर्ब आए। तो जैसे मैं एक एग्जांपल लिख देता हूं, एक नहीं दो लिखता हूं। जैसे मैंने लिखा कि भाई बर्ड्स फ्लाई, कि पक्षी उड़ते हैं। एक और सेंटेंस मैंने लिखा कि डॉग्स बार्क, मैंने एक एग्जांपल और लिखा डॉग्स बार्क। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट हुआ। तो यहाँ पे जो बर्ड्स है, बर्ड्स हमारा सब्जेक्ट है, और जो फ्लाई है, फ्लाई हमारी वर्ब है। तो अगर एक सेंटेंस बनाना है तो कम से कम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब तो होना चाहिए। दुनिया का ऐसा कोई सेंटेंस नहीं है कि जिसके अंदर सब्जेक्ट हो और वर्ब ना हो, वर्ब हो सब्जेक्ट ना हो। तो अब आप बोलोगे कि सर जी आपने एक अभी सेंटेंस, एक वर्ड लिखा था जिसको सेंटेंस बोला कि गो,
तो गो को आपने बोला कि ये ग्रुप ऑफ लेटर्स है, तो ये वर्ड तो है लेकिन मैसेज कन्वे कर रहा है, तो सेंटेंस है। अगर इसको सेंटेंस माने तो अब मेरी स्टेटमेंट है कि अगर दुनिया का कोई सेंटेंस लिखना है तो सब्जेक्ट लिखोगे तो वर्ब लिखना पड़ेगा, वर्ब लिखोगे तो सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। तो यहां पर तो सिर्फ वर्ब वर्ब है, सब्जेक्ट कहां है इसका? तो मैंने कहा ना कि मैं भी इंपेरेटिव सेंटेंस पर आ रहा हूं थोड़ी देर में, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस का हिस्सा है। यहीं पर एक छोटा सा ट्रेलर दिखा ही देता हूं, वो ये कि जब भी कोई इंपेरेटिव सेंटेंस लिखते हैं तो वो वर्ब से शुरू होता है, लेकिन उसका सब्जेक्ट यू हमेशा हिडन होता है। उसमें सब्जेक्ट यू होता है लेकिन छिपा हुआ होता है। मैं किसे कहता हूं कम, तो इसका मतलब है यू कम। मैं किससे बोलता हूं गो, तो इसका मतलब यू गो। तो जो हमारा यू सब्जेक्ट होता है, लिसनर होता है, जो स्पीकर को सुनता है। क्लियर हुआ कि नहीं? तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस का छोटा सा हिस्सा। वापस आते हैं हम अपने सेंटेंस पे कि अगर हम कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो सब्जेक्ट के साथ साथ एक वर्ब होना जरूरी है। दुनिया का ऐसा कोई सेंटेंस नहीं जिसके अंदर वर्ब हो तो सब्जेक्ट ना लिखो, सब्जेक्ट हो तो वर्ब ना लिखो। बस इंपेरेटिव सेंटेंस में जो वो सब्जेक्ट है वो हिडन होता है और बाकी सभी में लिखा हुआ होता है। लेकिन होता तो है, होता तो है ना। हो गई होगा, ये बात क्लियर हो गई। तो एक एग्जांपल यहां पर भी क्लियर कर लेते हैं कि भाई ये जो डॉग्स है ये हमारा सब्जेक्ट है और जो बार्क है ये हमारा वर्ब है। तो ये हमारा पूरा सेंटेंस हो गया कि अगर सेंटेंस चाहिए तो एक सब्जेक्ट एक वर्ब होना चाहिए। अब यहां पर शायद आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और आ रहा हो कि सर हमने तो ऐसे सुना था कि जब हम कुछ सेंटेंस लिखते हैं तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब और वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्ट भी तो लगाते हैं। आपने तो ऑब्जेक्ट नहीं लगाया। तो मैं इसके लिए आपको बात बता दूं कि मैंने कहा अगर सेंटेंस बनाना है तो कम से कम सब्जेक्ट और वर्ब तो चाहिए। ऑब्जेक्ट जो है वो ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल बोले तो जरूरत के अकॉर्डिंग आएगा। कैसे कि अगर वर्ब ट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट आएगा, अगर वर्ब इंट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। अब बात एक टर्म और आ गई सामने कि सर जी ये ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव क्या होता है। तो बेटा अभी हम बेसिक्स कर रहे हैं ना, धीरे 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 बातें आ रही हैं। तो ये जो नोट्स आपके सामने चल रहे हैं, ये जो नोट्स चल रहे हैं आपके सामने, इन नोट्स के अंदर हमने ये सब चीजें डिस्कस की हुई हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो फिर मैं बताना चाहूंगा कि वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट ऑप्शनल होता है। अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो ऑब्जेक्ट आएगा, ट्रांजिटिव वर्ब इनट्रांजिटिव वर्ब है तो ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। तो मैं दो एग्जांपल दे देता हूं। तो देखो दो एग्जांपल में मैंने यहां पर ये दोनों एग्जांपल तो दिए, ये दोनों की दोनों इंट्रांजिटिव वर्ब है इसलिए ऑब्जेक्ट नहीं है। आप बोलोगे जी पता कैसे चलेगा कि ये ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव है? तो वो मैं सिखाऊंगा, अभी धीरे धीरे टर्मिनोलॉजी आएगी। अभी हम क्या पॉइंट कर रहे हैं? अभी हम पॉइंट कर रहे हैं कि जी लेटर से तो हमने वर्ड बनाया, वर्ड से सेंटेंस बनाया, और जो सेंटेंस होता है उसके अंदर एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होती है। दुनिया का ऐसा कोई सेंटेंस नहीं जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब ना हो, और बाकी उसके अंदर ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी, वो ऑप्शनल है। तो इसमें नहीं है और किसी में हो भी सकता है। जैसे मैंने एक और एग्जाम्पल लिया कि भाई वी लर्न इंग्लिश, वी लर्न इंग्लिश, कि भाई हम अंग्रेजी सीखते हैं। तो यहां पर हमने देखा कि जब हमें एक सेंटेंस का क्रिएशन करना था तो यहां पर वी एज ए सब्जेक्ट यूज किया, लर्न एज ए वर्ब यूज किया। तो यहां पर जो इंग्लिश है वो एज एन ऑब्जेक्ट यूज हुआ। तो यहां पर ऑब्जेक्ट है लेकिन यहां पर नहीं है, तो मतलब ऑब्जेक्ट ऑप्शनल है। तो यहां पर जो लर्न है वो ट्रांजिटिव वर्ब है इसलिए ऑब्जेक्ट आया, और यहां पर फ्लाई और जो बार्क है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है इसलिए हमारा यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं आया। बाकी ट्रांजिटिव क्या इंट्रांजिटिव क्या होता है? हैव पेशेंस, थोड़ा सा सब्र, सारी चीजें आएंगी, उड़ते हुए आ रही हैं, टेंशन न लो। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो ये थी सब्जेक्ट की पहली बात कि जब सेंटेंस में हम बात करते हैं तो भाई सब्जेक्ट जरूरी है। तो सब्जेक्ट की एक बात तो ये क्लियर हो गई कि सेंटेंस लिखते हैं तो सब्जेक्ट आना जरूरी है और उसके साथ एक वर्ब। ये पॉइंट क्लियर है। अब एक पॉइंट और बताता हूं इस सब्जेक्ट को लेकर, एक पॉइंट और बताता हूं इस सब्जेक्ट को लेकर, वो देखिए। देखिए मैं ये पूछूं आपसे कि हाँ भाई सब्जेक्ट क्या होता है, लेट मी नो कि व्हाट द सब्जेक्ट इज। सब्जेक्ट क्या होता है जस्ट मुझे बताओ। तो बहुत से बच्चे कहेंगे कि जी सेंटेंस में एक्शन को करने वाला सब्जेक्ट होता है। क्या बोलोगे? सेंटेंस में एक्शन को करने वाला सब्जेक्ट होता है? नहीं, सब्जेक्ट की जो एक वास्ट डेफिनेशन है ये एक उसका छोटा सा हिस्सा है। सेंटेंस की जो एक डेफिनेशन है, सेंटेंस के एक डेफिनेशन में हम क्या लेते हैं? एक सब्जेक्ट लेते हैं। तो सब्जेक्ट में मैंने पूछा कि सब्जेक्ट क्या होता है, कि एक्शन को करने वाला सब्जेक्ट होता है? नहीं,
डेफिनेशन कुछ और। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। देखो मैंने क्या लिखा, एक सेंटेंस कि राम सेल्स मैंगोज। अब आप बोलोगे सर जी आपने तो हमारी बात लिख दी। कैसे? कि जी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वही तो एक्शन कर रहा है, तभी तो ये सब्जेक्ट है कि भाई आम कौन बेच रहा है, आम बेचने का काम कौन कर रहा है, राम। तो भैया जी सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन होता है? सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन होता है? कि सेंटेंस का सब्जेक्ट वो होता है जो उस एक्शन को कर रहा है। मैं कह रहा हूं ये डेफिनेशन गलत है। ये जो सब्जेक्ट की एक बहुत बड़ी डेफिनेशन है उसका एक छोटा सा हिस्सा है। चलो इसको मैं आपको डिफाइन करता हूं। मैंने इसे कहता हूं कि ये हमारा एक्टिव वॉइस है। ये हमारा एक्टिव वॉइस है कि जब सेंटेंस में सब्जेक्ट काम करता है तो हम लिख देते हैं कि ये जो वर्ब है वो एक्टिव वॉइस है, राम सेल्स मैंगोज। चलो भाई पैसिव वॉइस बना लो इसका, पैसिव वॉइस। अब आप कहोगे जी पैसिव वॉइस तो अभी सिखाया नहीं। अरे भाई पहले भी तो किया होगा, किया तो होगा, ऐसी बात नहीं कभी ना किया हो, कोशिश कर लो। चलो मैं बना देता हूं, उसे समझ लेना कि वो सही है गलत है। देखो राम सेल्स मैंगोज, तो हमने क्या लिखा कि मैंगोज आर सोल्ड बाय राम। अब मैंने बना दिया पैसिव वॉइस। तो अब इसमें डाउट मत करना, ये बिल्कुल ठीक है, इस एक्टिव वॉइस का ये पैसिव वॉइस बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब आप इसमें देखना, आप कहते हो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो इस एक्शन को करता है, तो मतलब राम मैंगो को बेच रहा है, मैंगो को राम बेच रहा है ना भाई, राम बेचता है ना मैंगो को, यही तो कह रहा है। इस सेंटेंस में क्या हो रहा है कि राम जो है इस एक्शन का डूअर है, वो इस एक्शन को कर रहा है। अब तो इसका मतलब अब जो ये आर वर्ब लगी है ये तो मैंगोज के अकॉर्डिंग लगी, क्योंकि अगर राम के अकॉर्डिंग वर्ब लगती तो इज लगना था, तो लेकिन यहां तो मैंगोज के अकॉर्डिंग आर हो गया। तो अब जैसे कि आपने जो डेफिनेशन सोचा कि सब्जेक्ट क्या होता है, एक्शन को करने वाला, तो इसका मतलब है इस वर्ब का सब्जेक्ट ये हुआ, तो यहां पर तो यह राम ने मैंगो बेचे, तो क्या ऐसे ये बोलोगे कि मैंगोज ने राम को बेच दिया? ऐसा तो नहीं होगा ना कि भाई मैंगोज राम को बेच दें। तो इसका मीनिंग क्या निकला है कि मैंगोज आर सोल्ड, कि मैंगोज बेचे जाते हैं बाय राम, राम के द्वारा। तो पॉइंट इज कि इस एक्शन को कर तो राम ही रहा है, लेकिन राम इस वक्त क्या, बाय प्रेपोजिशन होती है। और बेटा याद रखना प्रेपोजिशन के बाद आने वाला हर नाउन हर प्रोनाउन ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो यहां पर ये ऑब्जेक्ट इस एक्शन को कर रहा है, लेकिन ये जो आर लगा है ये मैंगोज के अकॉर्डिंग, तो सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट वो होता है सेंटेंस में जिसकी बात हो रही है। फिर समझ लो, सब्जेक्ट एक्शन को करने वाला नहीं, सब्जेक्ट होता है कि सेंटेंस में जिसकी बात हो रही है, द वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच इज बीइंग टॉक्ड अबाउट इन ए सेंटेंस, वह शब्दों का समूह या सिर्फ एक शब्द जिसकी सेंटेंस में बात हो रही है, सिर्फ वही सेंटेंस वही सब्जेक्ट होता है। तो यहां पर आप देख रहे हैं यहां पे राम तो काम कर रहा है, लेकिन यहां पे मैंगोज काम नहीं कर रहा। तो यहां पे राम सब्जेक्ट है लेकिन यहां पे मैंगोज सब्जेक्ट है। तो पॉइंट इज राम यहां काम कर रहा है लेकिन मैंगो यहां पे काम नहीं कर रहा है। तो फिर तो ये नहीं कह सकते ना कि सेंटेंस का सब्जेक्ट वो होता है जो एक्शन को करता है। तो भाई यहां पर तो ये बात फिट बैठ गई, यहां पर तो बात गलत हो गई। तो फिर सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या होगी बेटा, जिसकी बात कर रहे हैं। तो बेटा इस सेंटेंस में हम राम की बात कर रहे हैं कि हमारा जो फोकस है राम पर, राम आम बेचता है, और यहां पर फोकस ये है कि जो आम है वो राम के द्वारा बेचे जाते हैं। तो यहां पर फोकस राम पे है, यहां पे फोकस मैंगोज पे। तो सेंटेंस के अंदर एक्शन को करने वाला सब्जेक्ट नहीं, जिसके बारे में बात हो रही है। तो यहां राम की और यहां मैंगोज की बात हो रही है। बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी। लेकिन इस बात को मैं एक तरीके से और समझाता हूं। देखो इसी बात को एक तरीके से और समझाता हूं कि सेंटेंस में सब्जेक्ट एक्शन को करने वाला नहीं, सेंटेंस का सब्जेक्ट वो होता है जिसकी हम बात कर रहे हैं। सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होता है, जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो मैंने एक एग्जांपल और लिखा, मैंने लिख दिया कि रोहन इज ए डिलीजेंट स्टूडेंट। मैंने लिखा रोहन इज ए डिलीजेंट स्टूडेंट, कि रोहन एक मेहनती विद्यार्थी है, मैंने लिख दिया। तो मुझे बताओ उसमें काम क्या हो रहा है, इसमें एक्शन क्या हो रहा है, बताओ क्या एक्शन हो रहा है। तो बेटा आप समझ पाएंगे मेरे बच्चे, यहां पर हमने जो बी की फॉर्म लिखी है, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये नो एक्शन स्ट्रक्चर है। इस सेंटेंस में कोई एक्शन है ही नहीं,
यहां पर वो रोहन के बारे में बता रहा है कि जो रोहन है वो एक डिलीजेंट स्टूडेंट है। डिलीजेंट स्टूडेंट कौन है जी? रोहन है। तो रोहन की एक इंफॉर्मेशन दे रहा है, रोहन की एक इंफॉर्मेशन दे रहा है। यहां पर रोहन कोई एक्शन नहीं कर रहा है, तो ये नो एक्शन सेंटेंस है। तो बेटा अगर हम ऐसे बोले कि सेंटेंस का सब्जेक्ट वो होता है जो सेंटेंस में काम करता है, कोई एक्शन करता है, वो सब्जेक्ट होता है, तो बेटा इस सेंटेंस में तो एक्शन ही नहीं है, तो क्या फिर इस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है? तो मैंने क्या बताया कि सेंटेंस के अंदर आपको एक सब्जेक्ट और एक वर्ब की जरूरत होती है, तभी तो सेंटेंस बनेगा। तो सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट होगा ही होगा, और इसमें एक्शन नहीं है, लेकिन वर्ब तो है, इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा। तो बेटा इस सेंटेंस का जो ये जो रोहन है ये सब्जेक्ट है, और यहाँ पे इस जो है एक वर्ब है। तो अगर सेंटेंस बना रहे हो तो बेटा कम से कम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब की जरूरत है। और सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट क्या होता है? जिसकी बात हो रही है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। अभी आप नोट्स में देख रहे होंगे एक सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी इज एन एप्रोप्रिएट सेइंग। उसे और पकड़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इस एग्जाम्पल को समझने के बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है? इसे इरेज कर रहा हूं मैं। तो हम क्या कह रहे हैं? सेंटेंस के अंदर वो सब्जेक्ट है जिसकी बात हो रही है। मैंने एक सेंटेंस लिखा, क्या? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी is an appropriate saying। मैंने ये लिखा कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी इज एन एप्रोप्रिएट सेइंग। तो बेटा आप समझ पा रहे हैं यहाँ पे बात किसकी हो रही है? मैं कहता हूं अगर ये वर्ब है तो इसका सब्जेक्ट क्या हुआ? तो कहते हैं कि पॉलिसी इसका सब्जेक्ट है, क्योंकि इसके बराबर में आ रहा है। नहीं, अगर पॉलिसी अगर आप इसका सब्जेक्ट मान लोगे तो फिर मीनिंग तो ऐसे निकालना पड़ेगा ना, पॉलिसी इज एन एप्रोप्रिएट सेइंग, कि जो पॉलिसी है वो एप्रोप्रिएट सेइंग है। तो फिर ये क्या है? ये क्या है फिर? तो मतलब पॉइंट इज यहां पर पॉलिसी इस वर्ब का सब्जेक्ट नहीं है, इस वर्ब का सब्जेक्ट है ये पूरे का पूरा क्लॉज। ये पूरे का पूरा क्लॉज जो है इस वर्ब का सब्जेक्ट है। कहता है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। कहता है जो ईमानदारी है ये सबसे अच्छी नीति है। तो कहते हैं ये जो सबसे अच्छी नीति है, तो ये एक क्लॉज है, ये सिंगल कहावत, ये जो सेइंग है एक सिंगल है। सिंगल इसलिए भैया ये सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ये सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पे इसका जो सब्जेक्ट है ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। तो कहता है या तो एक शब्द, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया राम, या तो एक शब्द या शब्दों का समूह जिसकी बात हो रही है वो सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर राम की बात हो रही है तो राम सब्जेक्ट, यहाँ पर ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी की बात हो रही है तो ये सब्जेक्ट हुआ। सब्जेक्ट सिर्फ एक्शन को करने वाला ही नहीं होता, हम उसकी डेफिनेशन को, उस डेफिनेशन को अवॉइड करके एक बेहतरीन डेफिनेशन जो लेते हैं, एप्रोप्रिएट डेफिनेशन जो लेते हैं, वो ये, द वर्ड और द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच इज बीइंग टॉक्ड अबाउट इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड ए सब्जेक्ट। वह शब्द या शब्दों का समूह सेंटेंस में जिसकी बात हो रही है वो सब्जेक्ट होता है। उम्मीद करता हूं मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या सीखा बेटा? हमने सीखा कि भाई पहले ये लेटर से वर्ड बने, वर्ड से सेंटेंस, सेंटेंस की फिर हमने थोड़ी सब्जेक्ट को डिस्कस किया, उसके साथ वर्ब आता है वो डिस्कस किया। अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो ये कि जो सेंटेंस है, अब इसी सेंटेंस को थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि भाई सेंटेंस 5 टाइप के सेंटेंस होते हैं। अब हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं कि सेंटेंस 5 टाइप के सेंटेंस होते हैं। देखें सेंटेंस के 5 टाइप होते हैं। तो बेटा कौन कौन से टाइप है मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ आपको। देखिए एक होता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? जो किसी बात को अफर्मेटिव या तो हाँ करे या किस बात को नेगेटिव मना कर दे, या तो हाँ करे या ना करने वाला सेंटेंस असर्टिव। फिर कौन सा होता है? इंटेरोगेटिव। कहता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो क्वेश्चन पुट करता है, जो क्वेश्चन पुट करे तो वो हमारा इंटेरोगेटिव। फिर आता है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस। फिर आता है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस। ये कौन सा होते हैं? जो रिक्वेस्ट को, एडवाइस को या ऑर्डर को, इस टाइप के वर्ड्स को, सेंस को इंडिकेट करे। चौथा जो होता है दैट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस।
फोर्थ जो होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जो सडन फीलिंग्स ऑफ माइंड को बताता है, सडन फीलिंग्स ऑफ माइंड को बताता है कि भाई स्पीकर के माइंड से निकले हुए सडन वर्ड्स। और फिर लास्ट आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस कौन कौन से सेंटेंस होते हैं जो विश को, प्रे को, दुआ को, बद्दुआ को बताते हैं। ये हमारे सेंटेंस कौन से होते हैं, ये हमारे सेंटेंस होते हैं ऑप्टेटिव। अब इनको थोड़ा सा डिटेल में करते हैं, इनको समझते हैं। अब फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि सर जी ये टाइप्स ऑफ सेंटेंस का क्या फायदा, अगर हम ना सीखें तो क्या नुकसान होगा। तो बेटा इसके लिए मैं थोड़ी सी वैल्यू इनकी समझा देता हूँ, फिर मैं इनको समझाता हूँ। पहले इनकी वैल्यू समझा देता हूँ। नरेशन तो सुना होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच तो सुना होगा बेटा। मेंस के अंदर वॉइस और नरेशन 50 मार्क्स के आते हैं, 50 मार्क्स। तो मानो कि ये 25 मार्क्स के मेंस के अंदर सिर्फ नरेशन के क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं नरेशन का छोटा सा पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूं, वो ये कि अगर आपने टाइप्स ऑफ सेंटेंस नहीं करे तो आपको नरेशन समझ में आएगा ही नहीं। कैसे? लेट्स सी। मैंने एक एग्जांपल लिखा, मैंने लिखा कि राम सेड टू सीता। राम ने सीता से कहा, क्या कहा? आई विल मैरी यू, कि भाई मैं तो ना तुमसे ही शादी करूंगा। ये खुशी आ गई होगी मन में, ऐसी बातें सुन के बच्चे बड़े खुश होते हैं। राम सेड टू सीता कि आई विल मैरी यू, तो ये डायरेक्ट स्पीच है। चलो ये डायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट नरेशन है, तो चलो इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो क्या बनेगा कि भाई राम टोल्ड सीता दैट शी वुड, सॉरी he would marry her। तो ये क्या बना? ये इनडायरेक्ट स्पीच बन गई। चलो एक तो ये लिया। अभी आप बोलोगे सर जी हमें तो आता ही नहीं है, आप जो लिख रहे हो सही लिख रहे हो गलत लिख रहे हो, हमें क्या पता। तो बेटा फिर मुझ पे थोड़ा विश्वास तो करो ना। ये सही लिखा हुआ है, लेकिन मैं जो समझाना चाहता हूं मैं इसको कनेक्ट करूंगा इससे, मैं इसको कनेक्ट करूंगा इससे। तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, है ना। मैंने एक और लिखा कि भाई राम सेड टू सीता विल यू मैरी मी। मैंने एक एग्जांपल ये दिया कि भाई राम ने सीता से कहा विल यू मैरी मी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तो फिर अब इसका भी इनडायरेक्ट स्पीच बना लेते हैं। तो राम आस्क्ड सीता, राम आस्क्ड सीता whether she would marry him। इनडायरेक्ट स्पीच। अब मैंने ये दो एग्जांपल लिए आपके सामने, तो अब देखो, अब मैं कर रहा हूं इससे कनेक्ट। आप ये देखना, यहां पर तो मैंने सेड टू को टोल्ड में चेंज किया, लेकिन यहां पर मैंने सेड टू को आस्क्ड में चेंज किया, है ना। किया कि नहीं? यहां पे सेड टू को टोल्ड में, यहां पे सेड टू को आस्क्ड में। भाई यहां पर आस्क्ड क्यों नहीं करा, यहां टोल्ड क्यों नहीं करा? अभी समझना। अब यहां पर हमने इस कोमा और इन्वर्टेड कोमास को हटाकर हमने कंजंक्शन दैट पकड़ लिया। देखिए इसके अंदर कोमा और इन्वर्टेड कोमास को हटाकर हमने जो कंजंक्शन पकड़ लिया वो वेदर पकड़ लिया। तो यहां पर हमने दैट लिखा, यहां पर हमने वेदर लिखा। तो इज इट पॉसिबल कि वेदर को उठाकर यहां और दैट को उठाकर यहां कर दो? इज इट पॉसिबल? नॉट, इट इज नॉट पॉसिबल। पता है क्यों? समझो। ये जो स्पीकर है उसने ये सेंटेंस बोला, इस जो सेंटेंस है इसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो सेंटेंस, ये स्पीकर ने जब ये सेंटेंस बोला तो उसकी जो भावनाएं थी वो बताने की थी कि भाई मैं तो तुमसे ही शादी करूंगा, तो वो इस बात को बता रहा है, इसलिए टोल्ड लिखा सेड टू को। और यहां पर जो स्पीकर है, यहां पर वो पूछ रहा है, यहां पर जो स्पीकर है वो सीता से पूछ रहा है कि यार तुम मुझसे शादी करोगी। तो इसका मतलब ये कि यहां पर वो इससे कुछ बात जानना चाह रहा है, तो इसलिए जब वो कुछ बात पूछ रहा है तो आज में चेंज किया। तो अब समझो, ये जो सेंटेंस है ये असर्टिव सेंटेंस है, मींस ये वाला जो किसी बात को हाँ या ना करे। तो ये असर्टिव सेंटेंस है, लेकिन जो नीचे वाला सेंटेंस है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो ये जो स्पीकर है अगर असर्टिव सेंटेंस बोलेगा तो बेटा ये रिपोर्टिंग वर्ब, कंजंक्शन, ये सारे बदलाव फिर हम असर्टिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग लगाएंगे, क्योंकि स्पीकर ने असर्टिव सेंटेंस बोला है।
अब यहां पर जो हमने कमा इन्वर्टेड कमास की जगह वेदर और सेड टू की जगह टोल्ड किया, क्यों? क्योंकि स्पीकर ने जो सेंटेंस बोला वो इंटेरोगेटिव था। स्पीकर ने जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोला तो उसके हिसाब से सारी चीजें अब डिसाइड होंगी। तो बेटा अब मैं क्या बता रहा हूं कि अगर टाइप्स ऑफ सेंटेंस ही नहीं पता होंगे, किसी बच्चे को ये नहीं पता कि असर्टिव सेंटेंस है, किसी बच्चे को ये नहीं पता कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, किसी बच्चे को नहीं पता कि इंपेरेटिव क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी क्या होता है, ऑप्टेटिव क्या होता है, क्योंकि तो अगर किसी बच्चे को ये नहीं पता तो फिर वो कैसे डिसाइड करेगा कि मैं यहाँ क्या वर्ब लगाऊं या क्या कंजंक्शन लगाऊं? क्योंकि यहां पर अगर इंपेरेटिव सेंटेंस होता ना तो यहां पर कुछ और लिखा जाता और यहां पर कंजंक्शन कुछ और होता। यहां पर एक्सक्लेमेटरी या ऑप्टेटिव सेंटेंस होता तो यहां पर कंजंक्शन कुछ और होता, यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब कुछ और होता और कंजंक्शन कुछ और होता। तो बेटा नरेशन के अंदर जो हम कंजंक्शन चेंज करते और रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करते, ये 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस पर ही चेंज करते। तो ये मैंने एक छोटा सा कनेक्शन लिया, नरेशन ही नहीं कर पाओगे, 25 मार्क्स बिल्कुल खत्म, जिसे 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस नहीं पता। और तो बेटा इसके अलावा ये 5 टाइप्स के जो सेंटेंस है कहीं ना कहीं और भी तो इस्तेमाल होते होंगे इंग्लिश में, बहुत जगह इस्तेमाल होते हैं, बहुत जगह। लेकिन मैंने आपको इसके विश्वास दिलाने के लिए कि जो मैं बता रहा हूं उसकी आगे जाके वैल्यू क्या होगी, तो मैं क्या बता रहा हूं, मैं एक शोरूम तैयार कर रहा हूं जो जिसमें आप इंग्लिश रूपी मिठाई रखोगे। मैं एक नींव तैयार कर रहा हूं जिसके अंदर आप इंग्लिश रूपी एक मजबूत और बेहतरीन और हमेशा तक के लिए एक बिल्डिंग तैयार करोगे। क्योंकि हम इंग्लिश तो सीखते हैं लेकिन भूल जाते हैं, क्यों? क्योंकि बेसिक्स क्लियर नहीं है, बस कॉन्सेप्चुअली बातों को नहीं समझ पा रहे, ग्रामेटिकली नहीं समझ पा रहे, साइंटिफिकली नहीं समझ पा रहे हैं। तो यहां पर आप सीख रहे हैं इंग्लिश को सीखने का एक वैज्ञानिक तरीका सिर्फ टॉपर्स हब में। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। तो अब आते हैं इन पर कि भाई कैसे पहचानें कि कौन सा सेंटेंस कैसा है। ठीक है, तो अब मैं पहले असर्टिव सेंटेंस को समझाना चाहूंगा। असर्टिव सेंटेंस जो किसी बात को हाँ या ना करता है, जैसे मैंने लिखा कि आई लव पापा, कहता है आई डोंट लव मम्मा। अब भाई अपनी अपनी चॉइस है, वैसे तो मम्मी पापा सभी को प्यार करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं एक सेंटेंस बता रहा हूँ आपको, सेंटेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, ज़्यादा दिल पे ना ले, किडनी पे ले ले, दिल एक ही है, किडनी दो 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 होती है। ठीक है, तो मैंने बोला आई लव पापा, तो यहाँ पर मैं किसी बात को हाँ कर रहा हूँ, तो मैं किसी बात को हाँ कर रहा हूँ, तो ये अफर्मेटिव एक सिंपल एक साधारण वाक्य है। तो जो सिंपल और साधारण वाक्य जो होता है वो असर्टिव होता है, सिंपल साधारण वाक्य। लेकिन तो कहता है या तो किसी बात को हाँ करे और या फिर किसी बात को न करे। तो आई डोंट लव मम्मा, कि मैं पापा को प्यार करता हूँ अपनी मम्मी को नहीं करता, पापा को प्यार करता हूँ मम्मी को नहीं करता। अब मम्मी को प्यार नहीं करता तो ये सेंटेंस क्या हुआ, एक नेगेटिव सेंटेंस है। तो वेदर द सेंटेंस इज अफर्मेटिव और इट इज नेगेटिव, तो दोनों ही कंडीशन में जो सेंटेंस होते हैं वो असर्टिव कहलाते हैं। तो कोई भी सेंटेंस बोलो कि आई एम लर्निंग इंग्लिश, आई एम नॉट लर्निंग फ्रेंच, आई हैव डन माई होमवर्क, आई हैवंट डन माई होमवर्क, यू शुड स्पीक इन इंग्लिश, यू शुड नॉट स्पीक फ्रेंच। तो व्हाट डज इट मीन, किसी भी स्ट्रक्चर का अफर्मेटिव और नेगेटिव हिस्सा जो होता है असर्टिव कहलाता है। तो आप बात को समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये है हमारा असर्टिव का, किसी बात को हाँ करना या ना करना असर्टिव कहलाएगा। अब आते हैं इंटेरोगेटिव पर, अब आते हैं हम इंटेरोगेटिव पर। देखो अगली स्लाइड में इंटेरोगेटिव है, देखिए, तो आगे स्लाइड आपके सामने देखिए। अब आगे अब पकड़ते हैं इस इंटेरोगेटिव को। तो इंटेरोगेटिव क्या होता है बेटा, इंटेरोगेटिव द सेंटेंस विच आस्क क्वेश्चन। तो देर आर टू वेज टू पुट द क्वेश्चन, बाय यूजिंग हेल्पिंग वर्ब और बाय यूजिंग WH फैमिली। जैसे हमने बोला कि भाई आर यू लर्निंग इंग्लिश, आर यू लर्निंग इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी सीख रहे हैं? तो अब फिर दूसरा तरीका कि वेयर आर यू लर्निंग इंग्लिश। तो बेटा देर आर ओनली टू वेज टू पुट द क्वेश्चन। फर्स्ट बाय यूजिंग हेल्पिंग वर्ब, कि जब हम सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं तब हम क्वेश्चन पुट बना देते हैं आर यू लर्निंग इंग्लिश। और जब भी हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन पुट किए करेंगे तो उसका आंसर या तो यस या नो में आएगा। जब भी आप हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के शुरू में रखेंगे तो उसका आंसर या तो यस या नो में आएगा। और बेटा दूसरा तरीका है क्वेश्चन पुट करने का WH फैमिली, व्हेन, वेयर, हाउ, विच। ठीक है, उस तरीके से
तो फिर वो अपना तरीका, जैसे वेयर है तो जैसे मैंने बोला हेल्पिंग वर्ब से अगर क्वेश्चन पुट करते हैं तो आंसर यस या नो में होता है, लेकिन अगर डब्ल्यूएच फैमिली से क्वेश्चन पुट करते हैं तो जो आंसर है वो डिपेंड करता है डब्ल्यूएच फैमिली के सेंस पर। जैसे वेयर से क्वेश्चन पुट कर रहे हो तो ये प्लेस बताएगा, व्हेन से क्वेश्चन पुट करोगे तो ये टाइम बताएगा, हाउ से क्वेश्चन पुट करोगे तो मैनर या मेथड बताएगा, वाई से क्वेश्चन पुट करोगे तो रीजन बताएगा। ऐसे हर किसी के अपने तरीके होते हैं डब्ल्यूएच फैमिली के, लेकिन हेल्पिंग वर्ब से पूछेंगे तो आंसर यस या नो में आएगा। तो बेटा ये होते दो तरीके इंटेरोगेटिव सेंटेंस के। ये रहा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, सेंटेंस को पहचाने, बिल्कुल बेसिक्स, बिल्कुल जीरो। बेटा एबीसीडी से शुरू किया, इससे ज्यादा जीरो लेवल और क्या हो सकता है, बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू किया है। ठीक है, तो आप इनको सोचे समझे, वीडियो को एक बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो। ठीक है, आगे देखें। अब आता है इंपेरेटिव सेंटेंस। अब बढ़ते हैं हम इंपेरेटिव सेंटेंस पे। तो अब इंपेरेटिव सेंटेंस पर अभी बात करें, तभी हम थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे कि मैंने बताया था, मैंने सेंटेंस लिख दिया था एक जो वर्ड का रूप था, मैंने एक सेंटेंस लिख दिया था गो। तो कहता है कि जी गो ये इंपेरेटिव है, तो कहता है जो रिक्वेस्ट एडवाइस ऑर्डर, इंपेरेटिव की एक छोटी सी पहचान बता देता हूँ, RAO राव साहब, जो विच इंडिकेट्स टू रिक्वेस्ट एडवाइस और ऑर्डर, और ये जनरली वर्ब से ही शुरू होते हैं, ये जनरली वर्ब से ही शुरू होते हैं। जैसे गो देयर, कम हियर, लेट मी गो, तो ये जनरल लेट वर्ब भी होती है, लेट मी गो, कम हियर, गो देयर। तो बेटा इनके अंदर जो सब्जेक्ट है इनका यू, तो वो हिडन होता है। तो मतलब ये कहना चाहता है यू कम, यू गो देयर कि तुम वहां जाओ, यू कम हियर कि तुम यहां आओ, यू तुम, लेट मी गो कि भाई तुम जो है ना मुझे जाने दो। तो यहां पर यू छुपा हुआ होता है। तो बेटा इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन कौन से होते हैं, जो किसी रिक्वेस्ट को, एडवाइस को या ऑर्डर को बताते हैं, ये जनरली वर्ब से शुरू होते हैं। क्लियर हो गया होगा। तो ये है हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस जो वर्ब से शुरू होंगे और इनके अंदर सब्जेक्ट हिडन होता है, और वो सब्जेक्ट सिर्फ यू होता है और कोई नहीं होता। क्लियर हुआ? ठीक है। इंपेरेटिव सेंटेंस के बाद आते हैं हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पर। तो देखो स्लाइड के अंदर भी अब आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नजर आ जाएगा, पूरी डेफिनेशन के साथ सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है मैंने। पढ़ना उन्हें, नोट्स को पढ़ें और इन वीडियोस को देखें, तो एक्सप्लेनेशन देखेंगे और नोट्स को पढ़ेंगे, बातें समझ में आ जाएगी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, कहते हैं सडन फीलिंग्स ऑफ माइंड। सडन फीलिंग्स ऑफ माइंड कैसे? जैसे भाई आप बात समझे, आप किसी गार्डन में गए और गार्डन में जाते के साथ ही आपने देखा यार कितना सुंदर फूल है, ओ माय गॉड, तो आपने फूल देखा कि वाओ, आपने क्या बोला? वाओ। अब वाओ बोला, वाओ इट इज ए वेरी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फ्लावर। तो मतलब एक बात दो, कहते हैं ये सडन फीलिंग्स ऑफ माइंड है। आप किसी गार्डन में जाते हो, गार्डन में जाके आपको पता है कि वहां पर फूल होंगे, क्योंकि ऑब्वियस हम उम्मीद तो करते ही है ना कि भाई गार्डन में जा रहे हैं तो ऐसे कि मुगल गार्डन में चले गए, फरवरी में खुलता है भाई, वो चले गए तो हमें पता है फूल देखेंगे। लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि किस फूल को देखकर हमारे क्या एक्सप्रेशंस होंगे। आप पहले से सोच के जाओगे भाई मेरे को कोई अच्छा सा फूल नजर आएगा ना, मैं बोलूंगा वाह कितना अच्छा है। अरे कौन सोच के जाता है भाई, सिचुएशन आती है, हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे यही आ गया कि भाई हमने फूल को देखा, इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर, तो ये कह रहा है कि भाई वाओ इट इज ए वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर। तो ये जो वाओ वर्ड निकला, तो समझना ये जो वर्ड है इसे कहते हैं हम इंटरजेक्शन वर्ड। इसे क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन वर्ड। और बेटा इंटरजेक्शन वर्ड जो आता है, इसके बाद जो ये डंडा बिंदु देख रहे हो ना, तो लल्ला ये डंडा बिंदु नहीं है, इसे कहते हैं हम एक्सक्लेमेशन मार्क। इसे क्या कहते हैं बेटा? एक्सक्लेमेशन मार्क या एक्सक्लेमेशन साइन, इसे कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क या एक्सक्लेमेशन साइन। तो अब क्या होता है, इसको और थोड़ा डिटेल जानो। ये पूरा जो सेंटेंस है ना, यहां से लेके यहां तक, ये यहां से लेके यहां तक, ये पूरे का पूरा असर्टिव सेंटेंस है, ये पूरे का पूरा असर्टिव सेंटेंस है। तो कहता है असर्टिव सेंटेंस के शुरू में जब ये इंटरजेक्शन वर्ड लगता है, तब ये यहां से लेके यहां तक, तब ये पूरे का पूरा क्या बनता है? ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनता है। तो मैं क्या बताना चाहता हूं, असर्टिव सेंटेंस के स्टार्टिंग में अगर आप इंटरजेक्शन वर्ड लगा दोगे तो वो स्पीकर के माइंड की सडन फीलिंग्स बनेगा और वो पूरा स्ट्रक्चर, पूरा सेंटेंस कहलाएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्लियर हुआ? और इंटरजेक्शन वर्ड के बाद हमेशा एक्सक्लेमेशन साइन आता है और सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप आता है। तो आपको अब ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा कि जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन से होते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं
ऑप्टेटिव सेंटेंस पर। तो देखिए लास्ट पॉइंट है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसके बाद मिलेंगे हम अगली वीडियो में इससे आगे के लेक्चर के साथ, ठीक है। हाँ जी, अब आता है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। पढ़ लो इसे। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होते हैं ना, अगर हिंदी में बोले तो इच्छा सूचक वाक्य होते हैं जो प्रेयर को, जो किसी प्रेयर को या विश को इंडिकेट करते हैं, दुआ बद्दुआ इनको बताते हैं। जैसे हमने किसी के लिए प्रेयर करी कि मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। हमने किसी के लिए ये दुआ करी कि ऊपर वाला उसकी आत्मा को शांति दे। अच्छा, आपने एक चीज़ देखी होगी, जब भी किसी बड़े आइकन की, जैसे अभी सुशांत सिंह राजपूत की, और बात करें ऋषि कपूर, इरफान पठानी नाम था ना, क्या नाम था, इरफान खान, उनकी मृत्यु हुई। तो हमने एक व्हाट्सएप पर मैसेज बड़ा वायरल देखा, तो जिसका मतलब ऐसे लिख के RIP, जिसको हमने क्या बोला, RIP। तो ये जो RIP होता है ना, वो यही होता है, रेस्ट इन पीस। तो इसका मतलब क्या होता है कि आत्मा, इसका मीनिंग होता है आत्मा को शांति देना। इसका मीनिंग क्या बनेगा, आत्मा को शांति देना। तो हम क्या करें कि प्रेयर कर रहे हैं, जब किसी की प्रेयर करते हैं तो बेटा लास्ट में ये डंडा बिंदु मतलब एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना जरूरी है। तो एक्सक्लेमेशन मार्क दो जगह आता है, एक तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जो इंटरजेक्शन वर्ड्स होते हैं उसके बाद, और बेटा ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंत में। तो ये क्या है, ये एक प्रेयर है, ये किसी के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। या हम ऐसे बोलें, वुड दैट कहता है आई वर द PM ऑफ द कंट्री। काश कि मैं देश का प्रधानमंत्री होता, थोड़ा सामान मैं भी बेच देता। तो क्या कहता है, वुड दैट। अब वुड दैट का मतलब क्या होता है, काश। वुड दैट का मतलब क्या है, काश। काश कि मैं देश का प्रधानमंत्री होता। तो बेटा अब कह रहा देश का प्रधानमंत्री होता, तो ये क्या है, ये इसकी इच्छा है। तो ये क्या हो गया, तो यहाँ पे वुड दैट लिखने के बाद आप लास्ट में एक्सक्लेमेशन लगाएंगे मार्क। तो ये क्या बना हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्यों बना एक्सक्लेमेटरी, क्यों, क्योंकि ये इंडिकेट कर रहा है एक विश को, एक इच्छा को। तो बेटा जो सेंटेंस प्रे, विश, दुआ, बद्दुआ इनको इंडिकेट करता है वो सेंटेंस ऑप्टेटिव होते हैं। और ऑप्टेटिव सेंटेंस के एंड में हम एक्सक्लेमेटरी मार्क, एक्सक्लेमेशन साइन लगाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि 5 टाइप के सेंटेंस आपको समझ में आ गए होंगे। लेकिन अभी बेसिक्स खत्म नहीं है, अभी बेसिक्स चलेगा। तो हमारी अगली वीडियो के अंदर इससे आगे का मैं कुछ और पॉइंट लेकर आऊँगा। तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय। टॉपर सबसे जुड़े रहे।